Hello students. So today we are going to study a new chapter, a visit to Cambridge. Okay, in this chapter we are going to study story about Stephen Hawking. Stephen Hawking, as you can see, he was a very big scientist, a very famous scientist, but he was totally disabled. Disabled physically, not mentally. Okay, so it is a meeting. The full chapter is a meeting between two extraordinary people. One is स्टीफन हॉकिंग्स and other is फिरदौस कांगा. ये दो लोगों के बीच की मुलाकात है जिसमें एक तरफ फिरदौस कांगा है, ये भी डिसेबल्ड हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं जो मुंबई में रहते हैं. ओके, उनको बचपन में ही एक प्रॉब्लम हो गई थी ब्रिटल बोन्स की. ब्रिटल माने होता है कमजोर, कमजोर हड्डियों की. ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही नई हड्डी आती है वो टूट जाती है. तो बचपन में उनको ये प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा और वो इसीलिए व्हील चेयर पे ही थे. दूसरी तरफ थे हॉकिंग. हॉकिंग बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, है ना, लेकिन उनको पैरालिसिस हो गया था जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी व्हील चेयर पे ही कन्फाइन होकर रह गई थी, यानी वो सीमित हो गए थे व्हील चेयर पे. वो बोल भी नहीं पाते थे. उनके पास एक वॉइस सिंथेसाइजर था जिसपे वो पंच करते थे बटन्स को और वो एक मशीन लाइक वॉइस निकालता था और वो वॉइस से वो लोगों से बात कर सकते थे. तो आप देखें कि दोनों ही इसमें जो कैरेक्टर्स हैं मेन, एक फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंग, दोनों ही पूरी तरह विकलांग हैं, दोनों ही व्हील चेयर पे हैं. पर कौन बेटर कंडीशन में है? फिरदौस कांगा. एटलीस्ट ही कैन स्पीक, ही कैन लिसन, ही कैन रिस्पॉन्ड. पर लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग है वो पूरी तरह व्हील चेयर पे निर्भर है, अपनी वॉइस के लिए भी व्हील चेयर पे निर्भर है. तो बच्चों ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग लेसन है और इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल कहा गया है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों? बिकॉज दे आर असाधारण है ना, डिफरेंटली एबल्ड. अब आजकल जो आपको मालूम है कि विकलांग शब्द लगाने पे बिल्कुल मना है, आप उनको दिव्यांग कहते हैं. आजकल हम लोग विकलांगों को दिव्यांग के नाम से जानते हैं क्योंकि दिव्य अंग, क्योंकि भगवान ने उनको किसी और रूप में एबल बनाया है. तो ये एक मोटिवेटिंग स्टोरी है जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. This is a story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled. जैसा मैंने अभी बोला ना आपको कि डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे डिफरेंटली एबल्ड. As we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis यानी लकवा that confines him to a wheelchair. Confines माने सीमित, जो उनको सीमित कर देते हैं. He cannot move away from wheelchair because if he will stand he will fall down. And allows him to speak only by punching buttons on a computer. Here you can see the picture. इसमें बटन्स हैं जिसको पंच करने पर एक मशीन लाइक वॉइस क्रिएट होती है जिससे आप आंसर्स दे सकते हैं. which speaks for him in a machine like voice. फिरदौस कांगा is a writer and journalist. दूसरा ये हमने स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ा, अब हम फिरोज कांगा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Writer and journalist who live in works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones यानी कि कमजोर हड्डियों के संग. That tended माने जो easily break हो जाती थी when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. दोनों ने अपने अपने विचार बताए कि क्या होता है व्हील चेयर पे जिंदगी काटना. And how the so called often normal people react to the disabled. हम लोग जो व्हील चेयर पे नहीं है, नॉर्मल हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल, कहने के लिए नॉर्मल है, पर हम लोग क्या वाकई में नॉर्मल है? क्या हम लोग एबनॉर्मल नहीं है किसी न किसी रूप में? क्या हम लोग डिसेबल्ड नहीं है किसी न किसी रूप में? तो ये एक क्वेश्चन है और ये लेसन बहुत ही मोटिवेटिंग है. तो लेट्स स्टार्ट. As you can see in the picture, Cambridge was my metaphor for England. Metaphor क्या होता है? एक तुलना. Metaphor क्या होता है? A thing regarded as representative or symbolic of something else. यानी किसी और चीज का प्रतीकात्मक होता है मेटाफर. तो उनके लिए कैम्ब्रिज एक मेटाफर था. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स. जब वो यहाँ से गए थे तब वो, और आज जब वो आए हैं तो वो बहुत अंतर हो चुका है. क्यों? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर. क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लंदन में स्टीफन हॉकिंग से उनकी मुलाकात हुई. तो कैम्ब्रिज उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. एंड इट वॉज स्ट्रेंज that when I left it became altogether something else because I had met someone there. जब वो आए तो वो कुछ और था, लेकिन जब वो गए तो वो कुछ और हो गया क्योंकि वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से वो मिले. कौन था वो महत्वपूर्ण व्यक्ति? स्टीफन हॉकिंग. ओके, इट वॉज अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज.
वॉकिंग टूर क्या होता है बच्चों? इट इज अ टूर ऑफ अ हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट अंडरटेकन ऑन फुट, जो पैरों पे चल के लिया जाता है ना। अर्बन सेटिंग्स में, शहरों की तरफ, ये देख रहे हैं आप, ग्रुप ऑफ पीपल घूम घूम के सब जगह जाते हैं। तो ऐसे ही ये देखिए, आप व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं फिरदौस कांगा, पिक्चर्स से आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी क्लियर हो जाती है। तो इट वॉज वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, पूरे कैम्ब्रिज में वो वॉकिंग टूर कर रहे हैं। दैट द गाइड मेंशन्ड हिम, फिर गाइड ने उनसे कहा कि देखो यहाँ पर, पुअर मैन ही इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, अब तो वो बहुत डिसेबल्ड हो गए हैं। किसकी बात कर रहा है? ही, स्टीफन हॉकिंग की। यस, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर ऑफ टू इजैक न्यूटन, उसने कहा वो वर्दी सक्सेसर है, सक्सेसर माने इनहेरिटर यानी वंशज, इजैक न्यूटन के वो वंशज है, यानी कि उनकी जगह उन्होंने ही ली है। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, आज यूनिवर्सिटी में वो जिस स्थान पे बैठे हैं, एक समय इजैक न्यूटन उस स्थान पे बैठा करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने वो टैलेंटेड, कितने महान साइंटिस्ट रहे होंगे। तो ये गाइड ने उसको बताया। एंड आई स्टार्टेड, और मैं शुरू हो गया। क्यों? बिकॉज आई क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, टू ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर। फिर उनको याद आया कि अरे वो तो मिलना ही भूल गए, इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इतना होशियार साइंटिस्ट है ना, लेकिन कंप्लीटली पैरालाइज्ड, पैरालाइज माने विकलांग, जिनको लकवा हो गया था, है ना। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स, प्लैनेट, इन सब के बारे में। नासा वगैरह ये जो होते हैं एस्ट्रोफिजिस्ट होते हैं, आपको मालूम है कल्पना चावला भी एस्ट्रोफिजिस्ट थी। तो एक बहुत ही कठिन पढ़ाई है ये, और वो पैरालाइज हो चुके हैं। और उन्होंने 2 फेमस बुक्स भी लिखी हैं, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। बच्चों आप ये बुक्स के नाम याद कर लेना, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे रहते हैं, तो उसने याद आया उसको कि ये तो यहाँ पर इतने महान व्यक्ति रहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये विकलांग है, फोटो मैंने दी है, पैरालिसिस। ओके, अब when the tour walking tour was done, जब उनका टूर पूरा हो गया, I rushed to the phone booth, वो देखो फोन बूथ है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, फोन बूथ की तरफ जा रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट टेयरिंग द कॉर्ड, और ऑलमोस्ट टेयरिंग माने खींचते हुए, कॉर्ड को पूरा खींचना पड़ा, क्योंकि वो अंदर तक नहीं जा सकते थे। तो जो फोन था जितनी दूर तक खींच के आ सकता था वो अपने पास लाए। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्ट्रिंग को, केबल को, कॉर्ड माने केबल, केबल को तोड़ ही देंगे। फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, इट वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उनके असिस्टेंट थे लाइन पे, स्टीफन हॉकिंग के घर पर फोन करते हैं। हेलो, आई हैव कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, आई हैव टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू। तो उसने उनके असिस्टेंट से कहा कि मैं व्हील चेयर पे आया हूँ इंडिया से, और मैं एक किताब लिख रहा हूँ, माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन पे, और मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, 10 मिनट भी होंगे। हाफ एन आवर, उसने कहा 10 मिनट नहीं, आप आधा घंटा मिल लीजिए। हाफ एन आवर फ्रॉम 3:30 to 4 एंड वर्क बेस्ट फॉर हिम टुडे। उसने कहा ठीक है, ये टाइम आपको मैं देता हूँ। आई परहैप्स लेड हिम टू थिंक आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे फ्रॉम इंडिया ऑन माई चिल। अब मैं ये सोचने लगा कि उन्होंने ये अपने आप को प्रोपेल किया। प्रोपेल माने क्या होता है? पुश करना, है ना। उन्होंने अपने आप को पुश किया है, किस चीज के लिए? माई सेल्फ, शायद इसीलिए, टू मीट स्टीफन हॉकिंग। वो इतनी दूर इंडिया में व्हील चेयर पे बैठ के आए हैं, इतने अपने आप को धक्के मारते मारते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसका पीछे कारण क्या है? शायद स्टीफन हॉकिंग से मिलना, यही उसका मेन एम था। नाउ यू कैन सी, जैसे ही वो बाहर आते हैं फोन बूथ से, तो एकदम से उनको क्या होता है, बट वेन आई केम आउट ऑफ द बूथ आई सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। उनको एकदम कमजोरी सी महसूस होती है। क्यों? क्यों कमजोरी सी महसूस होती है? क्योंकि उनको ये लगता है कि वो एक डिसेबल्ड है, और बचपन से वो डिसेबल्ड की तरह पले बड़े हैं, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। सब लोग कहते हैं हिम्मत रखो, ताकत रखो, अरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं जैसे, जैसे इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ा अकाउंट है जिसमें बहुत सारा करेज भरा रखा है, लेकिन आप आलस के मारे चेक नहीं लगा रहे हैं और उसमें से करेज नहीं निकाल रहे हैं। यानी कि लोग जब उनसे कहते हैं बहादुर बनो बहादुर बनो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहादुर बनना नहीं चाहते, वो जितना बहादुर बन सकते थे बन गए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास एक, जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसमें लाखों रुपए आए और हम कंजूसी के मारे पैसे नहीं निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई करेज अकाउंट नहीं है जिसमें से वो चेक लगा के पैसा लगाने में आलस कर रहे हैं। एंड दे अज्यूम देयर वर्ड स्टिल मोटिवेट,
और लोग ये मानते हैं कि उनके शब्द हमको मोटिवेट करते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं। ये सोचकर वो एकदम से कमजोर पड़ गए। ये मैंने आपको एक चेक दिखाया कि ड्रॉ अ चेक, यानी कि चेक कैसा होता है, ये चौक किस में लगता है, अकाउंट में लगता है ना, आपके सेविंग अकाउंट में लगाइए तो वहां से पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा थोड़ी कि बहादुरी का चेक है जो मैं लगा नहीं रहा हूँ अपने करेज के अकाउंट में। ये एक तुलना उन्होंने की है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। केवल एक ही चीज आपको स्ट्रांग बनाती है, वो क्या है, जब आप अपने ही जैसे व्यक्ति को देखते हैं, है ना, जो आपकी तरह विकलांग है और कुछ बड़ा काम कर रहा है, जैसे स्टीफन हॉकिंग। जब वो उनको मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वो स्ट्रांग बनते हैं। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और फिर आप जीवन में ये समझ लेते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। आई कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग लाइक ही इज डूइंग, आई कैन ऑल्सो डू, एंड दिस थिंग मोटिवेट्स यू। आई जस्ट हैड टू मीट स्टीफन हॉकिंग। और ये सोचकर कि बहुत बड़ी मोटिवेशन उनके लिए बनेंगे, एक सपोर्ट बनेंगे, उन्होंने कहा कि आई हैव टू मीट स्टीफन हॉकिंग। ये देखिए स्टीफन हॉकिंग है, व्हील चेयर में बैठे हुए हैं। उनकी गर्दन जो आप देखें, वो गर्दन भी नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैरालिसिस का अटैक है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी है। I haven't been brain, said his embodied computer voiced. Embodied माने, disembodied माने क्या होता है, इममटीरियल, भंग किया हुआ, यानी कि उनका जो टूट टूट की आवाज आती है ना, जो उसमें आवाज आती है वो लगातार नहीं आती है कंप्यूटर में, रुक रुक की आवाज आती है, तो वैसे रुक रुक की आवाज आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आई हैडंट बीन ब्रेव, मैं ब्रेव नहीं था। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहादुर नहीं था, मैं बहादुर बनना नहीं चाहता था या मैं बहादुर था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. वो भी सोचने लगा फिरदौस कंगा कि इतना क्रिएटिवली रहना और इस रियलिटी के साथ कि आपकी बॉडी दिन पर डिसइंटीग्रेट हो रही है। डिसइंटीग्रेट माने क्या होता है, टूट रही है, खत्म हो रही है, यानी उनकी बॉडी विकलांग है, धीमे धीमे उनकी बॉडी का पार्ट्स काम करना बंद कर रहे हैं। तो क्या उसमें क्रिएटिविटी करना कोई चॉइस होगी, क्या कोई ऐसा चाहेगा? बट आई केप्ट क्वाइट, पर वो चुप रहे। क्यों चुप रहे? बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक। जब भी वो बोलते थे उनको गिल्टी लगता था। क्यों गिल्टी लगता था? उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि वो उनको फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए, और जब वो उनको जवाब देने के लिए फोर्स करते हैं तो उनको वो कंप्यूटर पे पंच करना पड़ता है, तब वो आवाज आती है, तब वो जवाब आता है। तो जब, इसलिए वो क्वेश्चन करने का मतलब उनको कष्ट देना, उनको आंसर देने के लिए कष्ट देना, तो इसलिए उसको गिल्टी लग रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग ऑफ द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और वहां पर वो बैठे हुए थे सामने, टैप कर रहे थे, यानी दबा रहे थे लिटिल स्विच को जो उनके हाथ में था, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स इन द कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। आप इमेजिन करिए कि क्या होगा कि एक व्यक्ति एक छोटा सा स्विच लिए हुए है, उसको बार बार दबा रहा है और आंसर देने की कोशिश कर रहा है, कंप्यूटर से वर्ड्स को सिलेक्ट कर रहा है। आज हमको वर्ड्स कंप्यूटर पे कुछ लिखना होता है तो हमारी पूरी बॉडी उसके आगे झुककर हम ढूंढ ढूंढ के वर्ड्स को लिखते हैं, हम ढूंढ ढूंढ के उसमें चीज़ों को निकालते हैं, और उनके पास सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट बची है बॉडी में, और उस पर वो पंच कर रहे हैं और तब वो आंसर आ रहा है। सोचिए कितना कष्टदायक है। टू हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, और उनकी लंबी लंबी पेल फिंगर्स, ठीक है। इवन सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनकी आंखें अपने आप बंद हो जाती थी। किस में बंद हो जाती थी? एग्जॉशन, थकावट, उनकी बॉडी थक जाती थी और वो अपनी आंखें थकावट से बंद कर लेते थे। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, उनके बिल्कुल सामने में बैठा था तो मैं उनकी एंग्विश को समझ रहा था। एंग्विश माने सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, यानी बहुत मानसिक शारीरिक कष्ट। तो मैं समझ पा रहा था कि उनको कितना कष्ट हो रहा है। हिज माइंड बोएंट विथ थॉट्स, बोएंट माने एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव, माइंड जो था वो एक्टिव था, थॉट्स भरे हुए थे दिमाग में, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि उनके दिमाग में इतने एक्टिव थॉट्स थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं ना, प्रकट करने के लिए आपको आवाज चाहिए, आवाज है ही नहीं। किसके थ्रू प्रकट कर रहे हैं? वो सिंथेसाइजर के थ्रू, और वो फ्रोजन आ रहा है। फ्रोजन माने जमे हुए, फ्रेज आते हैं, सेंटेंस आते हैं ऐसे स्टिफ, ऐसे जैसे कि लाश, डेड बॉडी, कॉप्स अकड़ जाता है ना, कॉप्स माने डेड बॉडी, तो कॉप्सेस जो होते हैं वो अकड़ जाती हैं, तो ऐसे अकड़े हुए सेंटेंस, ऐसे अकड़े शब्द, फ्रोजन शब्द निकल रहे थे।
जबकि उनके दिमाग से अगर वो बोल पाते तो सोचो वो कितना बढ़िया बोलते, कितनी अच्छी तरह से अपने विचारों को प्रकट कर पाते, लेकिन ही वॉज पैरालाइज्ड। इसका मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दिया है। He spoke by finding the words on his computer and then tapping a little switch in his hand with the only remaining movement left in his pale and long fingers. He would get easily fatigued and would shut his eyes every now and then in frustration. The author mentions how he could feel Hawking's pain as the thought in his intensely active and vibrant mind came out emotionless and stiff as a corpse. तो ये देखिए कि ऑथर मेंशन कर रहा है कि कैसे उनके फील को, उनके पेन को वो फील कर पा रहा है कि उनके थॉट्स तो बहुत एक्टिव है, वाइब्रेंट माइंड है, लेकिन वो कैसे आ रहा है, इमोशनलेस। क्योंकि मशीन में इमोशन नहीं होता है ना। मैं जब बोल रही हूँ तो आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है, मैं आपको इमोशंस के संग समझा रही हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर कंप्यूटर बोलेगा तो इमोशनलेस हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, जैसे कि एक डेड बॉडी। तो ये फ्रस्ट्रेशन, कितना उनको हताशा होती होगी, बार बार थकावट हो जाती है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी मूवमेंट्स उंगलियों में बची है, उसी के जरिए वो अपनी बात का जवाब दे रहे हैं। तो ये क्रिएटिवली कौन चॉइस है? क्या ये चॉइस होगी किसी की? कभी नहीं। ये मैंने आपको डिसएम्बॉडीड का बताया कि बिना बॉडी के, यानी कि गोस्ट, भंग किया हुआ। ये कॉप्स की फोटो है, ठीक। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. उसने कहा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं, जो विकलांग होते हैं, वे क्रॉनिकली माने परसिस्टेंट, लॉन्ग, रिकरिंग, हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या क्या विकलांग, सब विकलांग लोग दुखी रहते हैं हमेशा? आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। उसने कहा नहीं, ऐसा सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? भले ही स्टीफन हॉकिंग ऊपर से नहीं मुस्कुरा पाते, हंस नहीं पाते, लेकिन मन के अंदर वो हंसते हैं। ऐसा गलत है। About 3 minutes later he respond। 3 मिनट लगे उनको इस क्वेश्चन का जवाब देने में। क्या रिस्पॉन्ड दिया उन्होंने, क्या जवाब दिया? आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। उसने कहा मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं। पैट्रोनाइज माने मेरे प्रति काइंड, हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समबडी लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? उसने कहा कि क्या आपको अनोइंग लगता है, क्या आपको गुस्सा आती है जब कोई, आप मेरे जैसा व्यक्ति आपके पास आके आपको डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश यस। तो उन्होंने आंसर में दिया यस, हाँ मुझे गुस्सा आती है जब तुम जैसे लोग आके मेरे को डिस्टर्ब करते हैं। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और फिर वो मुस्कुराए, और उनकी आधी मुस्कुराहट, आप इस फोटो में आप देख सकते हैं कि उनका आधा, क्योंकि आधा चेहरा उनका टेढ़ा हो चुका है, आधा चेहरे से ही वो मुस्कुराए, तो हाफ स्माइल है ना, आधी मुस्कुराहट। और वो समझ गए, है ना, सेंटिमेंटल माने इमोशनल, वो बहुत इमोशनल हो गए, वो बहुत उनकी फीलिंग्स, है ना। सेंटिमेंटल क्या होता है? इमोशनल। इमोशनल या सिली कह लो, कुछ भी कह लो, तो उनको ऐसा लगा जैसे कि दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया कि जब उनसे पूछा कि क्या आप अंदर से खुश होते हैं और जब मुझ जैसे लोग आके आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, है ना। ही आस्क्ड हॉकिंग एज इफ इट वाज ट्रू फॉर हिम, फॉर वाज ही लाफिंग ऑन द इनसाइड? ही took Hawking about 3 minutes to respond. He find it entertaining when people are only kind of him because of his different abilities. The author further asked him if he feels irritated when people like him come and keep him away from his work, to which he answered a firm yes. After that, Stephen smiled his one-way smile, not giving into emotions, but the author knew for sure that he was looking at one of the most beautiful and wonderful men in the world. अब देखिए, अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। जब वो पहली बार उसको देखते हैं, जैसे उन्होंने पहली बार स्टीफन हॉकिंग को देखा तो वो शॉक हो गए, बिकॉज ही इज स्टिल लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। जैसे आप एक तस्वीर देखते हैं ना, फोटो देखते हैं, वो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होता, उसी तरह स्टीफन हॉकिंग है, एकदम स्टिल, एज इफ all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3 dimensional। उनको ऐसा लगने लगा जैसे कि वो जितनी भी पिक्चर्स देखते हैं, जितने भी वो मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में उनकी पिक्चर देखते हैं, वो बस 3 डायमेंशनल हो गई हैं, है ना। 3 डायमेंशनल माने उभर के आ गई हैं उनके सामने, अदरवाइज वैसे ही लग रहे थे वो। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम। फिर आप देख सकते हैं कि उनका सर ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड माने ऐसे घूमा हुआ,
लाइक अ स्लम। स्लम क्या होता है बच्चों? लीन, टेढ़ा, है ना, हैवीली, जैसे कोई चीज को उचक उचक के चलना स्लम। तो आप फोटो में भी देख सकते हो उनका सर जो है वो स्लम पे एक तरफ को लुढ़का हुआ है। द टॉर्सो श्रंक बिहाइंड द पेल ब्लू शर्ट। टॉर्सो, टॉर्सो माने अपर बॉर्ड ऑफ द बॉडी, यानी कि ऊपर का हिस्सा बॉडी का, वो पूरा श्रंक, श्रंक माने सिकुड़ गया है, श्रिंक श्रंक श्रंक, सिकुड़ गया है। पेल ब्लू शर्ट पहने थे, उसके अंदर वो अंदर का ऊपर का हिस्सा यानी उनका पेट, उनकी कमर, उनका बैक सब श्रंक हो गया, सिकुड़ गया है। द वेस्टेड लेग्स, टांगे उनकी बिल्कुल ऐसे लटकी हुई हैं जैसे वेस्टेड, बेकार है। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल, उनकी आंखों को देखो तो ऐसा लगता है वो बोल रही है, स्टिल है, एक स्थिर है। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और जैसे कुछ वो बहुत ह्यूज, बहुत अर्जेंट बात कह रहे हैं। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, पर क्या कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है बताना। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, पर आप अंदर तक हिल जाते हैं क्योंकि आप ऐसी चीज देखते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी देखने की। यानी कि आप ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो एक फोटोग्राफ की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है? जैसे कि एक फोटोग्राफ है, यानी कि बस फोटो 3 डायमेंशनल होके सामने आ गई है। उनकी गर्दन टेढ़ी है, उनकी अंदर का ऊपर का पार्ट श्रंक हो चुका है, और उनकी टांगे ऐसे लटकी हुई हैं वेस्ट जैसी, बेकार। और आंखें बस उनकी कुछ बोल रही हैं, लेकिन क्या वो समझ नहीं पा रहा है। ओके बच्चों, बिफोर यू, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर worn so thin you glimpse only the light inside। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन किया कि ये देखिए आप देख रहे हैं लाइट है, फोटो में क्या दिखा रहा है? लाइट। ये हमारी आत्मा है ना। तो ये आत्मा है जो वॉल्स, आत्मा भीतर है और उसकी वॉल्स क्या है? शरीर। शरीर क्या है? वॉल्स, फिर अपनी बॉडी, बॉडी है वॉल। तो वॉल जो है वो घिस गई है। आप, उसने भी बोला ना कि उनका ऊपर का टॉर्सो जो था पूरा श्रंक हो चुका था, यानी सिकुड़ चुका था, यानी कि उनका ऊपर का हिस्सा पूरा सिकुड़ा हुआ है। तो यानी कि वॉल्स जो है वो पूरी वॉर्न आउट हो चुकी है। वॉर्न आउट माने घिस चुकी हैं। सो थिन, इतनी पतली हो चुकी हैं। यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, आपको केवल अंदर की लाइट दिखाई देगी, यानी उनका सोल, उनकी जो अंदर जो सोल है वो दिखाई देता है, क्योंकि उनकी दीवार जो वो सब घिस चुकी है। तो उनका शरीर एक, जैसे अगर आप लालटेन से तुलना करें तो लालटेन में जैसे बाहर का हिस्सा है वो घिस चुका है और केवल अंदर की लाइट जल रही है। ठीक है। इज द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन, इनकैंडिसेंस माने इनर ग्लू। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि आप उनका शरीर को मत देखिए, शरीर तो उनका घिस चुका है, पतला हो चुका है, बेकार हो चुका है, लेकिन जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो विचार है, वो बहुत, वो ग्लो कर रहे हैं, वो लाइट की तरह ग्लो कर रहे हैं। समझ में आ गया? सो दैट द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, जो बॉडी है वो इररिलेवेंट है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, वो तो एक केस है, एक कवर है जो परछाइयों से बना है। सो दैट आई ऑल्दो नो बिलीवर इन इटर्नल सोल नोज दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज। उनको देख के मैं बिलीव नहीं करता हूँ इटर्नल सोल वगैरह में, लेकिन उनको देख के मुझे लगता है कि हम सब यही हैं। हमारी आत्मा ही अंदर इंपॉर्टेंट है, शरीर तो ऊपर का बेकार है। अ ब्यूटिफुल माइंड, बहुत सुंदर दिमाग, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस है ना। एवरीथिंग एल्स इन एसेसरी, बाकी सब तो हमारा एसेसरी है। एसेसरी माने एक्स्ट्रा डेकोरेशंस, नॉट एसेंशियल। यानी कि शरीर में आत्मा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें डेकोरेशंस है, नॉट इम्पॉर्टेंट। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, आगे बोलते हैं कि क्या आप डिसेबल पीपल को कोई एडवाइस देना चाहते हैं दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। उसने कहा यस दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उसने कहा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या एडवाइस दिया डिसेबल लोगों के लिए। उन्होंने एक ही एडवाइस दिया कि उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट माने ध्यान देना चाहिए, ओनली उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए विच दे आर गुड एट, जिसपे वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक डिसेबल ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने ये भी कहा कि जो ओलंपिक्स होते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, बेकार की चीजें, ये सब बनी होनी चाहिए। I know exactly what you mean. I remembered the years I spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I unstringed it one night. वो अपना एग्जाम्पल देते हैं फिर दोस्त कांगा, क्या आप सही कह रहे हो कि उन्होंने एक बार गिटार, स्पेनिश गिटार सीखने की कोशिश करी जो उनसे लंबा चौड़ा था, उनसे बड़ा था, और वो कैसे एक दिन ग्लीफुली, मैंने बहुत खुशी खुशी उन्होंने उसको अनस्ट्रिंग कर दिया, यानी कि उसकी जो कॉर्ड्स थी, जो तारे थी, उसको तोड़ दिया। तो कहने का मतलब विकलांग लोगों को वही काम करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं।
ये ओलंपिक ये सब बकवास बातें हैं। तो ये उनके विचार थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल? उसने कहा सबसे बेस्ट चीज क्या है डिसेबल होने की, विकलांग होने में सबसे अच्छी चीज क्या है? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। वो उनसे पहले भी एक बार बोल चुके थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें डिसेबल्ड होना अच्छा है ना? तो उन्होंने जब उससे पूछा कि क्या चीज अच्छी है डिसेबल्ड होने में, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे को नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कोई भी अच्छी बात है। सही बात है, डिसेबल्ड होने में कौन सी अच्छी बात है? कोई अच्छी बात नहीं। कौन डिसेबल होना चाहता है? कोई भी नहीं होना चाहता। आई थिंक यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। उसने कहा शायद आप ये डिस्कवर करते होंगे, क्योंकि आप एक विकलांग हैं तो आपके संग लोग बहुत दया दिखाते हैं, तो आप ये डिस्कवर करते होंगे कि कितनी दुनिया में दयालुता है, लोग कितने दयालु हैं, है ना? ये हमको लोग को पता लगता है। तो वो कहते हैं यस, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection or no shades, no tone or no mood. अब उन्होंने यस तो कहा, लेकिन अगर वो बोल पाते ना तो वो यस उनका बड़ा sarcastic होता, लेकिन क्योंकि वो एक वॉइस सिंथेसाइजर से आवाज आ रही है तो उसमें ना तो कोई इन्फ्लेक्शन माने राइज और फॉल ऑफ वॉइस है, ना कोई शेड है, ना टोन है, ना मूड है, कुछ भी नहीं बता पा रहा वो। तो जब उसने बोला कि विकलांग होने में कौन सी अच्छी बात है, तो उसने कहा उसमें कोई अच्छी बात है ही नहीं। क्या अच्छी बात है? कोई अच्छी बात नहीं है उसमें। तो उसने कहा जब आपको, आपने तो बहुत सी लोगों ने आपको दया दिखाते होंगे तो आपने बहुत सी दया डिस्कवर की होगी। तो उसने कहा यस, यानी कि इसका मतलब है कि लोग बहुत दयालुता दिखाते हैं, हर एक कोई को दया आती है विकलांग व्यक्ति पर, है ना? तो ये बात तो सही है, लेकिन उनके यस कहने में कोई भी सेंटिमेंट नहीं था। ओके, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। अब उनको क्योंकि आधा घंटा दिया गया था और स्टीवन हॉकिंग बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था एक्स्ट्रा, तो बार बार फिरदौस कोंगा अपनी घड़ी की तरफ देखते थे, है ना? एवरी टाइम वो अपनी चेयर को शिफ्ट करते और अपनी रिस्ट वॉच में घड़ी को देखते। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ अवर 30 मिनट्स काउंट। वो हर 30 मिनट का यूज करना चाहते थे। फिर उन्होंने उससे पूछा, आई फील अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। जब वो उनको देख रहे थे फिरदौस कांगा, क्योंकि वो भी विकलांग थे, लेकिन जब वो स्टीफन हॉकिंग को देख रहे थे तो उनको बड़ा रिलीफ मिल रहा था, एक एक्सेलरेशन यानी कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस हो रही थी, खुशी हो रही थी कि चलो शुक्रिया भगवान का कि मैं इनके जितना विकलांग नहीं हूँ। क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत पॉसिबिलिटीज थी, बहुत क्षमता थी उनके शरीर में। वो तो देखो विदेश घूम रहे हैं, है ना? तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। हाउ लिटिल इट मैटर्स नाउ दैट आई कुड नेवर वॉक और स्टैंड, इवन स्टैंड। अब इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में कि वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग उनके सामने है जो बोल भी नहीं पा रहे हैं। चलना बोल, कम से कम फिरदौस कांगा बोल तो पा रहा है, इंटरव्यू तो ले रहा है उनका, वो तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, एक मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हाउ लिटिल इट मैटर्स नाउ, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच। उसने कहा आप मेरे लिए एक प्रेरणा बन गए। बियॉन्ड क्लिच यानी कोई फ्रेज या आइडिया, यानी कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। एंड श्योरली फॉर अदर्स, और बाकी सब के लिए। डज दैट ब्रॉट थॉट हेल्प यू? उसने कहा क्या ये विचार आपको मदद करता है जब आपसे लोग बताते हैं आके कि आप उनके लिए प्रेरणा बन गए हैं, आप उनके लिए एक क्लिच है, यानी कि ऐसा फ्रेज, ऐसा आइडिया जिसके लिए कोई शब्द नहीं है? तो उन्होंने कहा नो, नहीं। क्यों उन्होंने नो कहा? क्योंकि कोई भी ऐसी प्रेरणा बनना नहीं चाहता ना। ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि उनकी शरीर विकलांग है इसलिए मजबूर है वो। ही सेड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। अब उनको जब उन्होंने नो कहा तो उसको भी लगने लगा फिर दोस्त को मैंने बेकार गलत सवाल पूछ लिया इनसे। व्हेन योर बॉडी इज अ क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल, एक बंद, यानी आप बंद कमरे में। क्लॉस्ट्रोफोबिक फोबिया होता है एक प्रकार का कि जो लोग बंद होने में डरते हैं, जो छोटे कमरे में, कार में या छोटी जगहों में उनको घुटन लगती है, ये डर होता है कि आप डरते हैं छोटी जगहों से। तो लेकिन जब आपकी बॉडी खुद ही क्लस्ट्रोफोबिक हो गई है, यानी कि छोटी स्मॉल होती जा रही है, सफोकेटिंग होती जा रही है, श्रंक हो रहा है ना उनका, पीछे अपन ने पढ़ा था कि उनकी ऊपर की बॉडी श्रंक हो गई है। तो धीमे धीमे जब आपका शरीर ही श्रंक हो रहा है और वॉल्स जो है ग्रोइंग नैरो डे बाय डे, और दिन पर दिन आपके शरीर की दीवारें छोटी छोटी होती जा रही हैं, इट डजेंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल।
तो कितना खराब लगता है कि लोग बाहर खड़े होकर आपके श्रृंख होते हुए शरीर को देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि देखो अभी तक सांस ले रहा है ये व्यक्ति। भले ही इसका शरीर श्रंक हो रहा है, भले ही इसकी बॉडी दीवारें धीमे धीमे नैरो होती जा रही हैं शरीर की, लेकिन देखो इस व्यक्ति को एडमायर करो, वो अभी भी सांस ले रहा है। तो इसमें मतलब ये कितनी बेकार की बात लगती है सुन के। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, कितना फुलिश था मैं कि मुझे उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव टू डिसेबल पीपल, है ना। लेकिन वो उन्होंने इसके आगे कुछ कहा नहीं। ठीक है, बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी। ओके, फिर उन्होंने पूछा इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प देम। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, द हाफ आवर वॉज अप, अब धीमे धीमे आधा घंटा पूरा हो गया था। आई थिंक आई हैव इनॉयड यू इनफ, उसने कहा कि मैंने आपको बहुत परेशान किया। आई सेड ग्रिनिंग, उसने दांत निकालते हुए कहा। ये आप देख रहे हैं लास्ट में दोनों जाने, वो उनकी मशीन जो है वो कुर्सी अलग है, फिर दोस्त कांगा की कुर्सी अलग है। ठीक है ना। एंड उसने कहा कि मैंने आपको बहुत परेशान किया। ही कवर्ड एवरी इंच ऑफ द गार्डन विच वॉज एज बिग एज अ पार्क। तो लेकिन उसने कहा चलो मैं तुमको अपना गार्डन दिखाता हूँ। उसने कहा यस यस शो, स्टे हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। उसने कहा रुको मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। ही कवर्ड एवरी इंच ऑफ द गार्डन, उसने देखो कितना बड़ा घर है उनका, और वो उनको अपने गार्डन घुमा रहे हैं। ठीक है, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज व्हील, रम्बलिंग माने चलते हुए, अपनी मोटराइज, उनकी व्हील चेयर में मोटर लगी हुई थी जिसको ऑन करने से अपने आप व्हील चेयर चलती थी और वो चलते। वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, और फिर दोस्त कांगा ने कोशिश करी कि वो उनकी चेयर के आगे ना आ जाए, तो डॉज मतलब एक तरफ होते रहे वो। वी कुडेंट टॉक वेरी मच, वो कुछ बात नहीं कर पाए ज़्यादा। द सन मेड हिम साइलेंट एज द लेटर्स ऑन द स्क्रीन कीप डिसअपियरिंग, केप्ट इन द ग्ले, ग्लेयर माने चमक। अब शाम हो गई थी तो उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे लेटर्स दिखने बंद हो गए थे, तो इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पाए। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, 1 घंटा करीब वो रहे वहाँ और फिर वो चले आए। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई कुड नीदर किस हिम नॉर क्राई, सो आई जस्ट टच्ड हिज शोल्डर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, जाते समय उनको गुड बाय कैसे बोलूँ। ना तो मैं उनको किस कर सकता था, ना रो सकता था, ना चिल्ला सकता था। मैंने केवल उनके कंधे पर हाथ रखा, है ना, एंड व्हील्ड आउट इन द समर, अपनी कुर्सी को व्हील करता हुआ बाहर आ गया। तो बच्चों आपने एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़ी स्टीफन हॉकिंग की, जिनका शरीर भले ही धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उनके थॉट्स, उनके विचार बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही साइंटिफिक थे। तो बच्चों आई होप यू एंजॉयड द लेसन। ओके, ये देखो ये जा रहे हैं इसमें वो व्हील चेयर पे, और ये उनको बाय, ये बैठे हुए वो बाय भी नहीं कर सकता, ये एटलीस्ट उनको बाय कर रहा है। आई लुक बैक एज इफ ही वॉज वेविंग दो ही वॉज, वो ऐसे बैठे हुए हैं, उसे लगा जैसे कि वो वेव कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, एम्बॉडीमेंट माने एक मेरा ही हिस्सा था, वो मेरी ही शक्ति का हिस्सा था, यानी मेरे जैसे ही थे वो। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई बिलीव हिम फॉर सो मेनी ईयर्स अलोन, मैंने उनमें इतना विश्वास रखा। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर बट ओनली फॉर नाउ, आज का मेरा सफर खत्म हो गया था, अभी का, हमेशा का नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वो चले आए वहां से और ये व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, उनकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी है। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब द चैनल। ओके।